जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में समझा था। इसमें हम समझेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है ये हार्मोन का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? तो हार्मोन का स्राव करती हैं। और सभी के सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। आपने इसके पहले की वीडियो में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ा था, उसमें अंतःस्रावी के बजाय बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ थी वो एंजाइम का स्राव करती थी, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन का स्राव करेंगी और ये सभी के सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं सिवाय एक के, और वो होता है जनन ग्रंथि जो कि स्टेरॉइड के बने होते हैं। उसको हम आगे लास्ट में देखेंगे। चलिए, ये जितने भी हार्मोन होते हैं ये ब्लड के संपर्क में आ कर के तब काम करते हैं, यानी कि ये ब्लड के साथ मिलकर तब काम करते हैं। तो जब ब्लड के साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या इनके लिए अलग से नली की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इनके लिए अलग से नली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात ये डक्टलेस होंगे। क्या होंगे? तो डक्टलेस यानी कि नलिका विहीन हार्मोन का स्राव करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन स्राव करती है उसके अलग से नली की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। वह ब्लड के साथ उसी के नली के साथ मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाती है। इसीलिए डक्टलेस ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। चलिए, इन सभी ग्रंथियों के बारे में हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है इसके कार्यों को देखते हैं। यह ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। और यह नर्वस हार्मोन का स्राव करता है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को यह कंट्रोल करके रखता है, यानी कि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो किसके कंट्रोल में होती है? तो वो सभी के सभी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। फिर देखते हैं, अगला है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि को समझते हैं। तो पिनियल ग्रंथि जो होता है यह भी ब्रेन में ही होता है। किस में होता है? तो ब्रेन में। इससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। इससे कितने तरह के हार्मोन निकलेंगे? दो तरह के, एक मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है यह त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। रात्रि के समय आप लोग देखते हैं कभी कभी हल्का सा त्वचा का कलर काला हो जाता है, तो यह त्वचा का रंग हल्का काला कर देता है। सेरोटोनिन जो है यह नींद लाता है। सेरोटोनिन क्या लाता है? नींद लाता है। इसीलिए आप लोग देखिएगा ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है। सेरोटोनिन जो होता है यह छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है। छोटा बच्चा को देखिए बहुत ज़्यादा नींद आता है, जबकि बूढ़े व्यक्ति में ये सक्रिय नहीं होता है, जिसके कारण बूढ़े व्यक्ति देखते होंगे आप लोग कि सुबह सुबह जग जाते होंगे एकदम भोरे में और अलार्म उडल गाना शुरू कर देते होंगे और आपको भी जगा के रखते होंगे। तो आप कह सकते हैं कि सेरोटोनिन जो है वह बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है, जबकि बड़े बुजुर्ग में यह उतना सक्रिय नहीं होता है। ये चूँकि पिनियल ग्रंथि जो है मानव का जो ये ब्रेन होता है, ये आँख हुआ यहाँ पे एक आँख हुआ, इन दोनों के बीच में होता है, इसलिए इसे थर्ड आई भी बोलते हैं। दोनों आँखों के बीच में ये स्थित होता है, इसलिए इसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सी ग्रंथि है जिसे तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है? तो पिनियल ग्रंथि या पिनियल ग्लैंड। इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड, बायोलॉजिकल ग्रंथि भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ग्रंथि भी इसे कहते हैं। अगला है थायराइड ग्रंथि यानी कि ऑटो ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यानी कि ऑटो ग्रंथि। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्लैंड या ऑटो ग्रंथि। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन है? तो वहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था लीवर। क्या बताया था? लीवर बताया था, क्योंकि यह जो है
यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और उसके साथ साथ बहिर्स्रावी ग्रंथि है, जबकि ऑटो ग्रंथि जो है यह सबसे बड़ी है लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड यानी कि ऑटो ग्रंथि, जबकि लीवर जो है वह सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि थी। यह बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इससे किस हार्मोन का स्राव होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है यह टायरोसिन और आयोडीन से बनता है। टायरोसिन और आयोडीन से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है और इसे निर्माण करने वाला कौन है? तो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है। चलिए, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग होगा और इसके अधिकता से यानी कि थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन कौन सा रोग होगा, इसको देखते हैं। तो थायरॉक्सिन की कमी से जैसे सबसे पहला हम देखते हैं ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग। आपको एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, क्योंकि आयोडीन के माध्यम से ही थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। दूसरी बीमारी है क्रिटिनिज्म। यह बच्चों को भोदा कर देता है। बच्चों के विकास में यह अवरोध उत्पन्न कर देता है। कौन? तो क्रिटिनिज्म। कौन? तो क्रिटिनिज्म। यह उसके मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न कर देता है, यानी कि यूँ समझिए कि बच्चा एकदम से भोदू हो जाता है। तीसरी बीमारी है इसका मैक्सोडेमा। मैक्सोडेमा जो है इसमें व्यक्ति का शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। व्यक्ति का शरीर कैसे हो जाता है? मोटा हो जाता है। व्यक्ति का शरीर ज़रूरत से ज़्यादा मोटा हो जाता है मैक्सिडोमा नामक बीमारी में। फिर अगला हम देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो इससे दो तरह के रोग होंगे। पहला कौन सा रोग? तो टॉक्सिक ग्वाइटर बीमारी होगा। टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर बीमारी थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिकता के कारण होता है। यह ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। फिर अगला बीमारी है एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया जो है यह आँख को फुला देता है। आँख को फुला देता है। ऐसा लगेगा कि आपका आँख बाहर निकल चुका है, आपके बॉडी से बाहर निकल के झांक रहा है, ऐसा दिखाई देगा। तो एक्सोप्थेल्मिया में आँख फूल कर बड़ी बड़ी हो जाती है। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला चौथा नंबर पाराथायराइड। पाराथायराइड को आप हिंदी में पारा ऑटो भी बोल सकते हैं। पाराथायराइड को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? पारा ऑटो ग्रंथि भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पे होता है? तो यह गला में होता है, ऑटो ग्रंथि के पीछे। जो आपने थायराइड ग्रंथि देखा था ना, उसी थायराइड ग्रंथि के पीछे पाराथायराइड होता है। यानी कि ऑटो ग्रंथि के जस्ट पीछे कौन होता है? तो पारा ऑटो या पाराथायराइड ग्रंथि। यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर होता है। यह किसके कंट्रोल से बाहर होता है? पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से। पाराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है पाराथायरॉक्सिन। पाराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा पहले? तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह जो ब्लड होता है उस ब्लड में कैल्शियम की कमी होने पर निकलता है। यानी कि जब आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब जाके इस ब्लड का स्राव होगा, सॉरी, इस हार्मोन का स्राव होगा। कौन से हार्मोन का? तो पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाएगी तब इस हार्मोन का स्राव होता है। चलिए, अगला देखते हैं बीमारी। अगला है कैल्सिटोसिन। यहाँ पे एन के जगह पे सी लगा लीजिएगा। कैल्सिटोसिन यह हार्मोन जो है जब ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, कैल्शियम की अधिकता होने पर इसका स्राव होता है। यानी कि यूँ समझिए कि ये दोनों का दोनों जो हार्मोन का स्राव करता है पाराथायराइड ग्रंथि, यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है।
तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? तो पाराथायराइड। अगला है थैलेमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। कौन सा? थाइमस ग्रंथि। यह आपके सीने में वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। इससे थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है। किस हार्मोन का स्राव होता है? तो थाइमोसिन हार्मोन का स्राव होता है, जो वृद्धि में मदद करता है, बच्चों की वृद्धि में मदद करता है, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। उसके साथ साथ यह लिम्फोसाइट का भी स्राव कराता है। लिम्फोसाइट जो होता है ये रोगाणुओं से लड़ने में बच्चों को मदद करता है। यह थाइमस ग्लैंड सबसे अधिक 15 वर्ष की उम्र के बच्चों तक, यानी कि बचपन से लेकर 15 वर्ष के बच्चों तक में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अगला है एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल या अधिवृक्क। तो अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर में स्थित होता है, दोनों तरफ में। वृक्क के ऊपर में दोनों तरफ में स्थित होता है। जैसे ये वृक्क है तो इस वृक्क के ऊपर में स्थित होता है, दोनों तरफ में। एक ही वृक्क पर नहीं बल्कि दोनों वृक्क पर होता है। जैसे इधर भी इस पर रहेगा, तो वृक्क के ऊपर में स्थित अधिवृक्क होता है। इसके द्वारा एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है। यह इमरजेंसी के समय ही केवल इस हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि जब भी आपका बॉडी इमरजेंसी फील करेगा उस समय इस हार्मोन का स्राव होता है। जब इस हार्मोन का स्राव होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है। जैसे आप अचानक से डर जाते हैं, तो डर जाते हैं तो इमरजेंसी के स्वभाव के बॉडी के लिए उस समय एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करेगा एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ एड्रिनलिन होगा, यहाँ पे एड्रिनलिन लिख लीजिएगा, एड्रिनलिन। इसकी जगह पे एड्रिनलिन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, एड्रिनलिन कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, इमरजेंसी में निकलता है और जितना जल्दी निकलता है उतना ही जल्दी फिर शांत भी होता है। इसीलिए इसको फाइट एंड फ्लाइट यानी कि लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से एड्रिनलिन हार्मोन को जाना जाता है। अगला है गोनाड ग्लैंड, यानी कि जनन ग्रंथि। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि द्वारा जनन हार्मोन का स्राव होगा और ये हार्मोन एस्टेरॉयड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एस्टेरॉयड के। अभी तक आपने जितने भी हार्मोन्स देखे थे वो सभी के सभी प्रोटीन के बने थे। किसके बने थे? प्रोटीन के। जबकि ये जनन हार्मोन जो है एस्टेरॉयड के बने होंगे। किसके बने होंगे? तो एस्टेरॉयड के बने होंगे। चलिए, तो जनन ग्रंथि मेल में अलग और फीमेल में अलग होता है। मेल का जनन ग्रंथि अलग होता है जबकि फीमेल का जनन ग्रंथि अलग होता है। मेल में होता है टेस्टिस जबकि फीमेल में होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरीज होता है। चलिए, बारी बारी से दोनों के बारे में समझ लेते हैं। पहले देखते हैं मेल के बारे में। मेल के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। मेल के टेस्टिस से किसका स्राव होता है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जो पेशाब में गंध लाता है। जो पेशाब व्यक्ति करता है, जो यूरिन का स्राव करता है, उस यूरिन में गंध लाने का काम कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन करता है। दूसरा है स्पर्म। दूसरा क्या है? स्पर्म। यह स्पर्म जो है जनन की क्रिया में भाग लेता है। किस क्रिया में भाग लेता है? तो जनन की क्रिया में। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? शुक्राणु बोलेंगे। जबकि यह जनन की क्रिया में भाग लेता है। अब देखते हैं फीमेल के ओवरीज के बारे में। फीमेल के ओवरीज से 3 तरह के हार्मोन निकलेंगे। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो है ओवम निर्माण में मदद करता है, मासिक सर्कुलेशन में भी मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह स्तन को वृद्धि करता है और उसके साथ साथ यह जो एम्ब्रॉय होता है उस एम्ब्रॉय को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है
यह प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है। इसको हम हालांकि जनन ग्रंथि में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रजनन चैप्टर है उसमें हमने पढ़ चुका है। अगला हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो होता है यह डिलीवरी के समय मदद करता है। ये कब मदद करता है? तो डिलीवरी के समय मदद करता है रिलैक्सिन। यानी कि जब पैदाइशी होती है, डिलीवरी होता है, उस समय यह दर्द को सहने की क्षमता प्रदान करता है और उसी के साथ जो द्वार होता है, यानी कि बच्चे को निकलने का जो द्वार होता है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, जिसके कारण डिलीवरी में मदद मिलती है रिलैक्सिन हार्मोन से। चलिए तो अगला हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए लास्ट हम देखते हैं इसका 8वां नंबर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यही सबका मेन है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में देखते हैं। यह भी आपके ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क के बेस में स्थित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मस्तिष्क का ये बेस है, पूरा का पूरा आपका मस्तिष्क है और इसके बेस में स्थित है कौन? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। इस फिगर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसका वजन जो है 0.6 ग्राम लगभग होता है। इसका वजन लगभग कितना होता है? 0.6 ग्राम। और यह पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? आप याद कीजिए, आप लोग को हमने बताया था कि यह एक को छोड़कर बाकी सभी को कंट्रोल करता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी वीडियो में हमने बताया था कि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में वो ग्रंथि नहीं होता है, वो कौन सी ग्रंथि है? चलिए आप उसे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे, चूँकि यह पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन बहुत सारे होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहला है, ए में है TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके माध्यम से जो है थायराइड ग्रंथि सक्रिय होता है, यानी कि TSH हार्मोन जब स्राव होता है तो थायराइड ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि उत्तेजित क्यों होंगी? थायरॉक्सिन के स्राव करने के लिए। अच्छा, अर्थात TSH जो है थायराइड को सक्रिय करेगा। क्यों करेगा? ताकि वो थायरॉक्सिन का स्राव करे। किसका स्राव करे? थायरॉक्सिन का स्राव करे। तो थायरॉक्सिन के स्राव के लिए थायराइड ग्रंथि चाहिए, और उस ग्रंथि को सक्रिय कौन करता है? TSH हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। और ये हार्मोन निकलते कहाँ से हैं? तो पीयूष ग्रंथि से। किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। अगला है STH, यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित करने का मतलब ये है, अगर पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि से इस STH हार्मोन का स्राव अधिक हो रहा है, तो अगर अधिक हो रहा है तो अधिक की स्थिति में व्यक्ति का शरीर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होने लगेगा। अगर बहुत ही कम हो रहा है तो व्यक्ति का शरीर बौना हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति का शरीर का लंबा होना या बौना होना किस पर निर्भर करता है? STH हार्मोन पर, जिसका स्राव कौन करता है? जिसका स्राव पीयूष ग्रंथि यानी कि एड्रीन बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि करता है। तो यानी कि यह लंबाई को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? वृद्धि यानी कि लंबाई को। अगला है LTH हार्मोन, यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं। और यह दूध निर्माण में मदद करता है। माँ के स्तन में दूध निर्माण, देखिए स्तन में तो दूध इकट्ठा होता है, यानी कि स्टोर होता है, जबकि दूध निर्माण करने का काम कौन करता है? LTH, यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है या प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दूध निर्माण में मदद करता है। स्तन में दूध का निर्माण नहीं होता है, बल्कि उसमें स्टोर होता है।
अगला है वैसोप्रेसिन हार्मोन। यह पेशाब की सांद्रता को बनाए रखता है, पेशाब में सांद्रता को बनाए रखता है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको एकदम से पानी के जैसा भी नहीं हो। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो पेशाब करते समय, यूरिन के उत्सर्जन के समय दर्द होने लगेगा। जबकि अगर पतला भी हो गया, सांद्रता कम हो गई, तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर आपके शरीर से निकल जाएगा, जिसके कारण काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अगला है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो है यह दूध के स्राव में मदद करता है, यानी कि माँ के स्तन से दूध को बाहर निकालने में मदद करता है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो है माँ के स्तन से दूध को निकालने में मदद करता है। जो भी बछड़े होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उसके लार में ऑक्सीटॉसिन हार्मोन मिले होते हैं, जो कि माँ के स्तन से दूध निकालने में भी मदद करता है। हालांकि इसका लोग गलत यूज भी कर लेते हैं। जैसे देखिए, गाय भैंस या उसका बछड़ा जो होता है, तो गाय भैंस के स्तन से दूध ज़्यादा निकालने के लिए ऑक्सीटॉसिन हार्मोन का जो सुई होता है, यानी कि ऑक्सीटॉसिन सुई इंजेक्शन दे देते हैं, यानी कि इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कि माँ के स्तन से दूध बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बछड़ा को पीने के लिए भी उसमें नहीं बचता है। हालांकि इसको सरकार ने बैन कर दिया है। अभी ऑक्सीटॉसिन जो सुई होता है ये बैन हो चुका है, फिर भी लोग चोरी छुपे गलती से किसी न किसी व्यक्ति को ये दे ही देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे मिश्रित ग्रंथि। लगभग हमको लग रहा है कि 4-5 मिनट का होगा वो वीडियो। उसमें हम फिर समझाएंगे आपको मिश्रित ग्रंथि के बारे में, और वो मिश्रित ग्रंथि जो है देखेंगे आपकी एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। चलिए, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।